गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग मैथ में चैप्टर 6 त्रिभुज का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया। उसमें से हम लोगों ने कुछ ऐसे चित्रों को देखा जिनमें समरूपता का गुण पाया जाता था। ठीक है, तो कोई भी दो आकृति समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं। अगर वो वृत्त हो तो कोई भी वृत्त, जितने भी वृत्त हैं सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना। आज का टॉपिक है त्रिभुज की समरूपता। अब हम लोग सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसके समरूपता गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के समरूप होने के कुछ कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन क्या होते हैं, लिखेंगे त्रिभुज समरूप होते हैं यदि कंडीशन क्या है, उनके संगत कोण बराबर हो। उनके संगत कोण बराबर हो, ये हम लोग कल भी देखे थे। और दूसरा कंडीशन क्या था कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो दो त्रिभुजों की समरूपता दर्शाने के लिए हम लोग को ये दोनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तब हम लोग को समझ में आएगा कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जैसे दो त्रिभुज बनाते हैं, हम लोग दो समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। एक का नाम दिए ABC और दूसरा का PQR। तो समरूपता के गुण के अनुसार पहला, संगत कोण, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी एंगल A का संगत कोण कौन हुआ, एंगल P। एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एंगल B का संगत कौन है, एंगल Q। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, या तो एंगल C इक्वल टू एंगल R, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो AB का संगत कौन है, PQ। BC का संगत भुजा QR और AC का संगत भुजा PR। ये दोनों कंडीशन रहेगा तब हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो इसी गुण को एक महान गणितज्ञ जिसका नाम है थेल्स ने इन्हीं गुण के आधार पर एक प्रमेय विकसित किया जिसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय जो है वास्तव में आधारभूत
समानुपातिकता प्रमेय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BPT। ठीक है, बी से हो गया बेसिक, पी से प्रोपोर्शनलिटी, टी से थ्योरम। तो थेल्स ने एक प्रमेय विकसित किया जिसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसी को बाद में बोला गया क्या, थेल्स प्रमेय। जो बीपीटी जो थ्योरम है इसी का नाम क्या पड़ा, थेल्स प्रमेय। तो इसको क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, तो हम लोग के बुक में जो 6.1 प्रमेय है वही है हम लोग का थेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। वो क्या है देखते हैं। देखो प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, कोई त्रिभुज है उसके एक भुजा के समांतर जैसे कि एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी इसको नहीं बनाना है। जब इसको हम लोग साबित करेंगे, प्रूव करेंगे, उस समय इसको बनाएंगे। और इसके प्रमेय के अनुसार हम लोग चित्र ड्रॉ करने के लिए सीखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लो कि ABC एक त्रिभुज है, तो उसका एक भुजा के समांतर मान लो BC भुजा है, उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो ये जो एक भुजा है इसके समांतर एक रेखा खींचा जाता है जो अन्य दो भुजाओं यानी AB और AC को दो बिंदुओं पर काटता है, काट रहा है D पर और E पर। ठीक है, प्रमेय में यही है कि किसी त्रिभुज का एक भुजा, तो एक भुजा ये वाला ले लिए, इसके समांतर कुछ ऐसा रेखा हो जो कि अन्य दो भुजाओं को यानी AB और AC को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो क्या होता है, तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी AD/DB और AE/EC। ठीक है, तो यही है तुम लोग का थेल्स प्रमेय। यानी दूसरी भुजा के समांतर कोई अगर तीसरी भुजा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु में प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है तो क्या हो जाता है कि ये जो भुजाएं होती हैं, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देखो AD/DB एक ही अनुपात में विभाजित हुआ, AD AE के बराबर है और DB EC के बराबर है। ठीक है, इसी को समझते हुए हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, सत्यापन। माना कि एक
त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें भुजा BC के समांतर, जिसमें भुजा BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो अन्य दो भुजाओं, उसका नाम दे देते हैं। कौन कौन बच्चा? AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। ठीक है, तो हम लोग माने क्या है? एक त्रिभुज ABC, तो ABC ड्रॉ करेंगे। एक त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लेते हैं। अब BC के समांतर अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा लिख देना, एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और को, कहा कि एक रेखा ही काटती है, एक रेखा यहाँ खींच देते हैं। इसका नाम हो गया D, इसका नाम हो गया E। AB और AC को क्रमशः D और E पर काटते, D और E पर काट रही है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? प्रमाण करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं? लिखेंगे बिंदु B और E तथा C और D को मिलाया गया। पहला रचना ये करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मिला देते हैं, डैश लाइन से मिलाएंगे, फिर C और D को मिलाएंगे। C और D को मिला दिए। अब दूसरा रचना करना है क्या? DM लंब AC और EN लंब AB खींचा गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे, इसका नाम DM हो गया। उसके बाद EN खींचेंगे किस भुजा पर? AB पर। तो यहाँ से हम लोग
EN लंब खींच लिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा, ताकि लंब खींचें, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या काम करेंगे। अब त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE किधर है, ADE, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल हम लोग दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आधार हो AD, ठीक है, अगर आधार हो AD, देखो ये भी तुम्हारा एक जब लंब हम लोग खींच दिए इसके बीच में, तो इसका क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला, अगर आधार AD हो, लिखेंगे त्रिभुज ADE में जब आधार क्या होना चाहिए, AD होना चाहिए, AD हो, जब आधार हम लोग किसको माने, AD को, तब क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है, AD, और ऊंचाई क्या होगा, देखो इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, EN है, तो हम लिखेंगे EN, ठीक है। इसको शॉर्ट में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एरिया, यानी AR ब्रैकेट में ADE इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। इसी प्रकार BDE में BD आधार हो जाएगा और EN क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज BDE में एरिया ऑफ BDE इक्वल टू हाफ इंटू आधार, आधार क्या होगा, BD, ऊंचाई क्या होगा, EN, जैसा कि यहाँ चित्र में है, ये आधार हो गया, आधार, और ऊंचाई क्या हो गया, EN, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ADE दूसरे तरीक़ा से। कब, जब आधार क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए AE, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM, लिखेंगे अब त्रिभुज ADE में जब आधार, आधार अभी किसको मानेंगे, AE को, AE आधार हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा ये MD यानी DM। जब आधार AE हो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू हाफ AE इंटू DM, ठीक है। उसके बाद
निकालेंगे एरिया ऑफ डी ई सी। डी ई सी जिस तरह यहाँ निकाले थे बी डी ई का, उसी तरह डी ई सी का निकालेंगे। ई सी हो जाएगा आधार और ऊंचाई हो जाएगा कौन, डी एम। ठीक है, एरिया ऑफ डी ई सी त्रिभुज डी ई सी में एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू हाफ, आधार क्या आ जाएगा ई सी और ऊंचाई क्या आ जाएगा डी एम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण का नाम भी दे सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण 2, ये 3 और ये 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, एरिया ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एन। लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ बी डी ई, समीकरण 2 इक्वल टू, मान रख देंगे क्या था, ए डी इंटू डी एन, इसका क्या है बी डी इंटू और डी एन बराबर ई एन है, और यह हो गया बी डी इंटू ई एन। ठीक है, ई एन कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो बचा क्या, ए डी बाय बी डी। एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ बी डी ई, इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। अब इसी तरह 3 और 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, ठीक है, तो 3 क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ डी ई सी, हाफ इंटू ए इंटू डी एम बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। डी एम कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा ए ई बाय ई सी। एरिया ऑफ ए डी ई एरिया ऑफ डी ई सी, समीकरण 6। ठीक है, अब हम लोग तुलना करते हैं एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी। एरिया ऑफ डी ई सी और बी डी ई, दोनों में डी ई आ रहा है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार पर स्थित है। कौन सा आधार, डी पर। देखो बी डी ई भी आ रहा है
और DEC भी आ रहा है, दोनों का आधार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक ही आधार पर जो दो त्रिभुज बनते हैं, अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। लिखेंगे क्योंकि एरिया ऑफ BDE, क्योंकि एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC एक ही आधार पर स्थित हैं, इसलिए एरिया ऑफ BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DEC। कारण लिख देना, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एरिया ऑफ BD बराबर हो गया एरिया ऑफ DEC। अतः समीकरण 5 और 6 से क्या है, एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल टू AD बाय BD बोला या तो इसको DB भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ADE बाय क्या है, एरिया ऑफ BDE। तो हम लोग देखें एरिया ऑफ DEC है, सॉरी एरिया ऑफ DEC और एरिया ऑफ BDE दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ BDE लिख चुके हैं, तो BD किसके बराबर है, DEC, तो DEC की जगह क्या लिखेंगे, BDE, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE बाय EC, ठीक है। तो हम लोग इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, सेवन 8, तो लिखेंगे 7 और 8 से, देखो ADE बाय BD इधर बराबर है दोनों सेट, तो यूक्लिड के परिमेय के अनुसार अगर इधर बराबर रहता है तो इधर साइड का भी आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो ये हम लोग को प्रूव करना था। अब जो इसमें कुछ अजीब लग रहा होगा तुम लोग को कि ADE जो है त्रिभुज है, ADE का आधार और ऊंचाई तो ठीक है, लेकिन त्रिभुज BDE में BD आधार कैसे हो गया और ऊंचाई EN कैसे हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बता देते हैं। देखो मान लो कि कोई त्रिभुज इस तरह से है,
सी, तो इसमें आधार तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर लंब खींचे तो ऊंचाई हम लोग को मालूम हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में आधार इंटू ऊंचाई यानी BC गुना AD हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई त्रिभुज इस तरह से रहे, ये भी टेढ़ा है, ठीक है, ABC, इस तरह कोई त्रिभुज रहे, ये तो आधार हम लोग को मिल गया BC, लेकिन ऊंचाई क्या, हम लोग तिरछा तो ऊंचाई नहीं मापते हैं। कोई भी बिल्डिंग चाहे कोई भी चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, सीधा ऊंचाई मापते हैं। इसका ऊंचाई मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लंब खींचेंगे। तो यहाँ जो लंब खींचेंगे तो AD इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो यही चीज़ लागू किया गया है इसमें। त्रिभुज AD में जब आधार हम लोग किसको माने, AD, तो ऊंचाई हो गया EN, ठीक है। उसी तरह BDE में देखो तिरछा बन रहा है ना, तिरछा बन रहा है, तो BD हो गया आधार। तो इसके ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को ये लंब खींचा गया है। तो इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। देखिए हम लोग लिखे हैं इधर, देखो BD इंटू EN लिखे हैं ना। आधार यहाँ BD है और ऊंचाई क्या हो गया EN। उसी तरह इसको भी देखो, DEC को देखो, देखो तिरछा त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग को आधार तो मालूम है EC, तो इसका ऊंचाई जाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, एक लंब खींचा गया सीधा, ये इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे, DM, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ DEC बराबर हाफ इंटू EC गुना DM, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करके काट दोगे, और ये थ्योरम से, इस प्रमेय से हम लोग दोनों का एरिया क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद यहाँ रखेंगे तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार ही हम लोग का सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये थेल्स प्रमेय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको तुम लोग 100% समझ लो कि एग्ज़ाम में आएगा। अगर पिछले बार नहीं पूछा होगा थेल्स प्रमेय तो ये ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इस थेल्स प्रमेय को बार बार बना के प्रैक्टिस करना। हो सकता है एक बार में तो अटपटा लगे, लेकिन दोबारा जब बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक बार अपने से बनाने का कोशिश करना, एक बार समझ लेना अच्छा से, और खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट लगाना नहीं भूलना, और इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। एक ये आता है इस चैप्टर में, और एक इसका विपरीत, इसका विलोम आता है, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम आता है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों में से एक न एक तो पूछता ही पूछता है। तो आज 6.1 पढ़ेंगे, कल 6.2 पढ़ेंगे, जो इस थेल्स प्रमेय का विलोम है, ठीक है। उसको भी हम लोग साबित करेंगे, और दोनों का अच्छा से याद कर लेना और समझ के बनाने का कोशिश करना। तो मिलते हैं अगले क्लास में।